मारूफ यूट्यूबर डकी भाई, उनके ऊपर शाम इदरीस ने बिलाखिर 7 साल बाद बात करने का फैसला किया। और शाम इदरीस जो कि एक मारूफ यूट्यूबर हुआ करते थे और 2016, 17, 18 की अगर बात की जाए तो बड़ा बेहतरीन अंदाज में कंटेंट किया करते थे। अपने फैमिली और अपने जो रिश्तेदारों हैं मुख्तलिफ किरदार बना के बड़ा एक मुनासिब सा कंटेंट हुआ करता था। वीडियोस ड्रामाटाइज हुआ करती थी लेकिन बड़ी अच्छी और बड़ी जो है एक इंटरटेनिंग वीडियोस हुआ करती थी। और मुझ समेत तमाम पाकिस्तानी और हमारा हमसाया ममालिक और जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है या समझी जाती है वो तमाम ममालिक शाम इदरीस और इनका कंटेंट देखा करते थे। और उस दौर में 2016 से लेकर 2017-18 तक की बात की जाए, शाम इदरीस और वो जैद अली टी और इस तरह एक दो लोग थे, शाहवीर जाफरी भी उनमें जो इनका जो है शुमार होता है। ये कुछ लोग थे जो उस बड़ा बेहतरीन अंदाज में कंटेंट किया करते थे और इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी जाया करती थी। अच्छा, 7 साल पहले होता कुछ इस तरह से है कि जब शाम इदरीस अपनी जो है अरूज की इंतहा पर थे और इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा देखा जाता था और बड़ा मुनासिब कंटेंट था। मतलब कि आज के कंटेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो शाम इदरीस और जैद अली टी का कंटेंट बड़ा ही मुनासिब कंटेंट हुआ करता था और बड़ा फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट हुआ करता था। मतलब कि ये कोई फैमिली व्लॉगिंग टाइप कुछ नहीं किया करते थे लेकिन अपने ही दोस्त और मुख्तलिफ किरदारों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ वीडियोस किया करते थे जो जिसका एक बाकायदा स्टोरी बोर्ड हुआ करता था और बाकायदा उसका शूट हुआ करता था, ड्रामाटाइज वीडियोस हुआ करती थी। लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा कोई वल्गैरिटी वाला आंसर उसमें मौजूद नहीं था या फैमिली लाइफस्टाइल ओरिएंटेड वीडियोस नहीं हुआ करती थी। डकी उस वक्त जो है यूट्यूब पे आगाज कर रहा था और रोस्ट वीडियोस किया करता था। डकी 7 साल पहले गालबन 2017-18 की बात है, शाम इदरीस को टारगेट करता और स्कैम इबलीस के नाम से, मतलब कि शाम इदरीस को इसका नाम बिगाड़ के उसको स्कैम इबलीस कहा करता था और उसको एक्सपोज करता है। और उस वक्त इसका एक्सपोज और जो रोस्ट वीडियो था बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है और उसमें बड़ी नामुनासिब जो है ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी। लेकिन आपको पता है कि उस वक्त डकी की जो ऑडियंस थी वो ज़्यादा ये टीन एजर से, और टीन एजर को बड़ा अच्छा लगता है था कि जब किसी को ना गाली दी जाती थी या जब किसी को इस तरह से गैर मुनासिब बात करके रोस्ट किया जाता था। तो बहरहाल वो डकी का जो रोस्ट वीडियो था बड़ा वायरल हो जाता है और उस वायरल वीडियो के बाद डकी भाई को बाकायदा तौर पर बतौर यूट्यूबर बहुत ज़्यादा फेम मिलता है। और उसके बाद वो सिलसिला चलता 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 डकी भाई खुद भी फैमिली ब्लॉगर बन जाते हैं। फिर हमने देखा कि डकी किस तरह से यूट्यूब पर आया और जो जो इसने कंटेंट किया, पहले अपनी फैमिली के साथ किया करता था, फिर शादी इसकी जो है वो एक कंटेंट बन गई, फिर उसके बाद अपनी मिसेस के साथ और अपनी फैमिली के दीगर अहबाब को शामिल करके मुख्तलिफ फेक प्रैंक्स करता रहा। मतलब कि मैंने इसके बहुत से प्रैंक्स देखे जो बहुत से जिसमें बाकायदा तौर पर पता लग रहा था, मतलब कि अगर आप फिल्म मेकिंग से हो या आप इसी फील्ड से हो तो आपको पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ किस एंगल से रिकॉर्ड की गई है और इसका क्या तरीक़ेकार है। मतलब कि इन्होंने कोई चोरी और इस तरह की वीडियो भी की और जो फिर रजब के साथ भी इन्होंने एक प्लान वीडियोज़ की। मतलब कि वो नॉर्मली लोगों को ये लग रहा होता था कि ये सब ओरिजिनल कर रहे हैं, ये ओरिजिनल प्रैंक्स हैं या ये सब रियल जो है चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उसमें ज़्यादातर चीज़ें ड्रामाटाइज हुआ करती थी और फेक प्रैंक्स भी हुआ करते थे। बहरहाल मैं हैरान ये था कि डकी जिसको फेम मिला शाम इदरीस को रोस्ट करने पे कि यार वो फैमिली के करैक्टर इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जो है इंटरटेनिंग वीडियोस बना रहा है, वो शख्स खुद वही काम करने लग गया, बल्कि उसकी भी एक बिगड़ी हुई वर्जन पूरे पाकिस्तान के सामने लेके आया। जिसमें आपको पता है कि आजकल हर शख्स फैमिली ब्लॉगिंग पे बात कर रहा है। उस पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हद तक जो फैमिली ब्लॉगिंग का आगाज़ हुआ उसमें अगर पायनियर की बात की जाए तो वो ये साद साहब डकी भाई थे। तो बहरहाल शाम इदरीस ने 7 साल पहले जो हुई एक कंट्रोवर्सी थी जिससे डकी भाई को बाकायदा तौर पे अरूज मिला और उसके बाद इन्होंने अपना आप यूट्यूब पर दिखाया और फिर इनको बहुत ज़्यादा व्यूज़, फेम और फिर फैमिली ब्लॉगिंग और फिर जो जो भी हुआ उसके हवाले से 7 साल बाद बाकायदा तौर पे अपनी एक वीडियो जो है अपलोड किया और उसमें उन्होंने बहुत से सबूत और बहुत सी बातें उन्होंने की है। वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मारूफ यूट्यूबर शाम इदरीस ने अपने पुराने हरीफ डकी भाई पर संगीन इल्जामात आयद किए और चंद सबूत भी सामने लाए। वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। शाम इदरीस ने 7 साल बाद इस टॉपिक पे बात की और इस टॉपिक पे बात करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को इस वीडियो में शामिल भी किया और वो ये तमाम वही लोग थे जिनके डकी भाई से वक्तन फ़वक्तन को मामला होते रहे। एक वो बदला ब्रदर वाला एक लड़का था, उसके साथ भी ये मामला हुए थे, उसको भी डराया धमकाया गया था, अगवा किया गया था बाकायदा तौर पे और मेरा उससे रब्ता भी हुआ था तब, और मैंने उससे उस टाइम कहा था कि अगर आप चाहते हैं तो हम आपका इंटरव्यू करते हैं। तो वो भी इस वीडियो में मौजूद था और फिर मेरा ख्याल है कि शाम की मिसिज़ वो भी इसी वीडियो में मौजूद थी। और डकी के हवाले से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डकी ने जब इनके ऊपर रोस्ट वीडियो किया था तो सिर्फ शाम इदरीस के हवाले से गैर मुनासिब गुफ्तगू नहीं की थी,
बल्कि उसकी मिसेस के हवाले से भी बड़ी गैर मुनासिब गुफ्तगू की थी और उसके वालिदैन के हवाले से भी गैर मुनासिब गुफ्तगू की थी, जिसको बयान उसने शाम इदरीस ने इस वीडियो में किया और उसने कहा कि मैं बड़ा तकलीफ में था कि अगर कोई शख्स आपके वालिदैन या आपकी होने वाली बीवी या आपकी बीवी के मुतल्लिक या आपकी फैमिली या आपकी पैदाइश के मुतल्लिक इस तरह की बात करे। और उसने कहा कि बाकायदा तौर पे सुहाग रात, क्योंकि उस वक्त शाम इदरीस की गालबन शादी होने वाली थी, तो इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। तो अब मतलब कि अब अगर आप देखें तो डकी हो, रजब हो, इनकी हवाले से जब कोई गैर मुनासिब गुफ्तगू की जाए तो ये लोग उस पर बाकायदा तौर पे टूट भी पड़ते हैं और फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो वो भी करवा देते हैं। फिर उसको जो है अभी वो एक तलहा रिव्यूज़ के नाम से एक लड़का इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, उसके वाले से कि इन्होंने तमाम दोस्त अहबाब ने मिलकर उसको कोई मेरा ख्याल है कोई धक्कम पेल भी की। उसको जो है अभी उसके वालिद साहब भी बताया जा रहा है कि उनको आके पुलिस उठा के ले गई। अब पता नहीं पुलिस थी या कौन थी। बहरहाल मैं हैरान हुआ कि किस तरह से एक सोशल मीडिया की लड़ाई पे कुछ लोग आके उसके वालिद को आगे परेशान करते रहे। बहरहाल जो भी मामला है इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। शाम इदरीस ने एक वीडियो अपलोड किया और उसमें उन्होंने अपने जो पुराने एक कंट्रोवर्सी के हवाले से बात की जो उनकी डकी भाई के साथ हुई थी। तकरीबन 7 साल बाद इस पे जो है बात की। डकी भाई ने शाम इदरीस को डेली व्लॉगिंग पर तनकीद करते हुए शादी और दीगर चीज़ों पर बात की, जिसके बाद दोनों के दरमियान खुलकर कशीदगी हुई थी। अच्छा, मैंने शाम इदरीस के हवाले से देखा था कि शाम इदरीस ने इसके हवाले से बिल्कुल बात नहीं की थी और बात करने का मकसद ये था कि उस वक्त ये यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कोई ग्रो नहीं था, बहुत ज़्यादा ये कोई ब्रांड नहीं था यूट्यूब का, कोई बहुत ज़्यादा कोई सेलिब्रिटी टाइप नहीं था। तो शाम इदरीस को बहुत सारी दुनिया फॉलो करती थी, इसके मिलियंस में फॉलोअर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे। तो उसने कहा मैं इसको जो है नाम लेके इस पे वीडियो या कुछ करूंगा तो उसका इसको फायदा होगा, लोग इसको जाके सर्च करेंगे, देखेंगे। तो शाम इदरीस ने इस हवाले से कोई बात नहीं की थी, जबकि डकी बिल्कुल उसी तरह से, मुझे ऐसे लग रहा है कि एक तरफ वो तलहा रिव्यूज़ देखें और एक तरफ पुराना डकी देखें, वो एक ही तरह की वीडियोस कर रहे हैं कि मेरे वालिद और मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुझे कानूनी कार्रवाई का जो है वो कहा जा रहा है कि आपको कानूनी कार्रवाई में फंसाएंगे। और इसी तरह की वीडियोज़ जो है डकी ने भी बनाई थी आज से कुछ 6-7 साल पहले, जिस तरह की आज तलहा रिव्यूज़ बना रहा है। लेकिन मैं हैरान ये हूँ कि एक शख्स जो खुद जो है डेली जो व्लॉगिंग पे तनकीद करता था वो डेली व्लॉगिंग करने लग गया, वो फैमिली पे तनकीद करता था वो उसने फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर दी। फिर वो ये कह रहा था कि ये बड़ा कंटेंट क्रिएटर है और मुझे अपना असलह रसूख इस्तेमाल करते हुए मुझे परेशान कर रहा है। उसने भी यही काम किया, जब वो बड़ा कंटेंट क्रिएटर बना तो उसने भी यही काम शुरू किया, जिस चीज़ पे तनकीद किया करता था वो खुद करने शुरू कर दिया। और जो मज़ीद जो कंटेंट क्रिएटर हैं जो अभी इस्टेब्लिश हो रहे हैं उनको परेशान करने लग गया, उनको हरासा करने लग गया, उनको धमकाने लग गया और उनको इसी तरह की धमकियां देने लग गया कि मैं तुम लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करूंगा या तुम्हें उठवा लूंगा, तुम्हें फला फला करूंगा। तो बहरहाल शाम इदरीस ने 7 साल बाद खामोशी तोड़ी और डकी भर पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए और उसमें बतौर सबूत बहुत सी वीडियोज़ भी साल गए। उन्होंने इतराफ़ किया कि डकी भाई का फेसबुक पेज बंद करवाने के पीछे उनका हाथ था। मतलब कि उन्होंने इतराफ़ इस सेंस में नहीं किया, उन्होंने कहा कि जब आप किसी भी फैमिली को टारगेट करके ऑल फॉल बकते हैं तो बहुत से लोग जो है आपके चैनल को जो है वो जाके हेट या इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट करते हैं और एक आध रिपोर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल उस वक्त डकी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि शाम इदरीस ने रिपोर्ट करके उनका जो फेसबुक पेज है उसको जो है वो डिलीट करवाया। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने, जाहिर बात है मुझे मेरी पैदाइश को एक एक्सीडेंटल कह रहा है, मेरे वालिदैन के वाले से गंदी गुफ्तगू कर रहा है, मेरी बीवी के वाले से गंदी गुफ्तगू कर रहा है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं देखूंगा। मैं भी जाहिर बात है कि जहाँ तक हो सकेगा मैं उसको रिपोर्ट करूंगा या उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई कर सकता वो मैं करूँगा। तो बहरहाल उन्होंने इस हवाले से बताया कि वीडियो कंटेंट के लिए ये तमाम चीज़ें की गई और उन्हें रोस्ट करने के बाद इसको फेम मिला और फेम के बाद जो अब वो कर रहा है, उन्होंने कहा कि 7 साल में मैं बेशक चुप रहा, इसकी असलियत जो है पूरे पाकिस्तान ने देख ली। और उस वीडियो में इन्होंने मुख्तलिफ ऐसे लोगों को भी शामिल किया जो बहरहाल किसी ना किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से इफेक्टिव थे और उन्होंने बताया कि हमें डराया गया, धमकाया गया और मुख्तलिफ किस्म की धमकियाँ भी दी गई। तो बहरहाल ये वो तमाम तर चीज़ें थी कि जिस चीज़ से आगाज़ किया, जिस चीज़ पर तनकीद करके लोगों को इकट्ठा किया, फिर जब उस शख्स को फेम मिला तो उसने भी इसी तरह की चीज़ें की, बल्कि उससे उसकी बिगड़ी हुई वर्जन लोगों के सामने लेके आया और वही रवैया उसने दूसरे कंटेंट क्रिएटर के साथ रखा जिसकी वो शिकायत किया करता था। बहरहाल मैं हैरान हूँ कि लोग कंटेंट के लिए क्या क्या करते हैं। और मेरे नज़र से एक वीडियो गुजरी, शायद वो शाम इदरीस की वीडियो में ही थी, जिसमें डकी से जब वो पाकिस्तान आया शाम इदरीस तो डकी से रब्ता हुआ और उसमें डकी ये कह रहा है कि मैं बड़े अच्छे सुलझे हुए अंदाज में उसमें बात कर रहा है शाम इदरीस के साथ, लेकिन अपने जो सोशल मीडिया लाइफ है उसमें वो ये नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता था कि मैंने जो तमाम तर फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर इकट्ठे किए हैं वो एंटी
शाह मदरीस इकट्ठे किए हैं। तो बहरहाल ये वो तमाम तर चीज़ थी जो 7 साल बाद शाह मदरीस ने जो है खुलकर इस पर बात की, और इस इंसिडेंट के बाद डकी को बहुत ज़्यादा फेम मिलने लग गया और वो फिर और तरह की चीज़ें करने लग गया। लेकिन शाह मदरीस जो वीडियोस कर रहा था, मुझे नहीं पता वो अभी कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन वो वीडियोस नज़र आना कम हो गई। मतलब कि पहले वो जो डेली की बुनियाद पे या 2 दिन छोड़ के ये वीडियो किया करता था और पूरे पाकिस्तान में, हमारे हमसाया मुल्क भारत में, फिर बांग्लादेश में देखी जाती थी। अब मेरा ख्याल है कि उस तरह का कंटेंट शाह मदरीस शायद नहीं कर रहा, और शायद उसके ना करने की वजह भी शायद यही थी कि जिस अंदाज में उसकी फैमिली को टारगेट किया गया और जिस तरह से उनको हरासा किया गया, जिस तरह की ज़ुबान उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई, और बड़े गैर मुनासिब अल्फाज थे जिनमें सुहागरात और फिर और भी कुछ चीज़ें थी जिनको मैं इवन के मैं बोल भी नहीं सकता कि जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। लेकिन वो बद कलामी, बद ज़ुबानी जो है वो डकी को रास आ गई, वो वायरल हो गई। और उसके बाद फिर डकी ने अपना कंटेंट के नाम पे फैमिली व्लॉगिंग और पता नहीं फिर क्या क्या फेक प्रैंक्स और पता नहीं क्या क्या शुरू किया, और अब वो जो सिलसिला और स्टोरी जो है वो कोर्सेज तक आ चुकी है। वल्लाह आलम कोर्सेज की क्या हकीकत है, लेकिन मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। अगर मुझे उस पर कोई ऐसी चीज़ मिली तो मैं इंशाल्लाह वो भी व्लॉग की सूरत में आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये डिजिटल का दौर है, यहाँ पे किसी को भी आप जो है गाली दे सकते हैं, किसी को भी बुरा भला कह सकते हैं, और हो सकता है कि अगर वो आपकी वीडियो चल गई तो फिर आपको उससे आगे जितना अर्सा आप यूट्यूब पे काम करेंगे आपको लोगों को गालियाँ ही देनी पड़ेगी। मतलब कि जिस तरह के कंटेंट पे आप ऑडियंस इकट्ठी करते हैं फिर आपको उसी तरह की चीज़ करनी पड़ती है। आप मतलब कि अगर किसी को गाली दे रहे हैं और वो वीडियो चल पड़ेगी तो आप जब तक गाली नहीं देंगे तो दोबारा आपकी वीडियो नहीं चलेगी। मतलब कि एल्गोरिदम्स है ना, आप जिस तरह का कंटेंट करके ऑडियंस को इकट्ठा करेंगे, जिस तरह की ऑडियंस आपकी वीडियो देखने आएगी, फिर आपको उसी तरह का कंटेंट करना पड़ेगा। अगर आप कोई अच्छी किसी को इन्फॉर्मेटिव चीज़ करते हैं या कोई आप टेक्निकल चीज़ बताते हैं, सिखाते हैं, और वो वीडियो चल पड़ती है तो फिर आप उसी पे काम करने लग जाएंगे। आपको टेक्निकल वीडियोस करनी पड़ेंगी, आप लोगों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप किसी को बुरा भला कहेंगे और वीडियो चल पड़ेगी तो फिर आपको सारी उम्र यही काम करना पड़ेगा। बहरहाल मैं ये बतौर जो है खुद भी इस पे काम करता हूँ मीडिया वर्कर, तो मैं ये कभी कभी समझता हूँ और सोचता हूँ कि मैं इस हवाले से कुछ ना कुछ वीडियोस डाला करूँगा जिसमें मैं लोगों को बताऊँगा कि आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरह से काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने मशहूर होने के लिए किसी को बुरा भला ही कहना है, किसी को जो है बेइज्जत करना है या किसी को गाली देनी है। आप बड़े अच्छे अंदाज में बड़ा अच्छा काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सी मिसालें मौजूद भी हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद है। मतलब कि सैयद मुज़म्मिल शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह इंटरटेनमेंट में भी बहुत लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया की बात कीजिए, वहाँ पर ध्रुव राठी भी हैं, बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया उनके कंटेंट को सराहती भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ किसी एक शख्स को देख के देखें कि वो गाली दे रहा है, उसको व्यूज़ पढ़ रहे हैं तो आप भी गाली देना शुरू कर दें। यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, अच्छी मिसालें भी सेट की जा सकती हैं। अच्छे शख्स को अपना आइडियल चुन कर भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। और यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने ख़ानदान की किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन आपको ये चुनना पड़ेगा कि आपने रास्ता कौन सा अपनाना है, किसी को गाली दे के, किसी को बुरा भला कह के, या आप वाकयातन लोगों को एजुकेट करके कोई अच्छी चीज़ दिखा के, लोगों को एक अच्छी चीज़ सिखा के भी ये काम कर सकते हैं। आप लोग अपनी राय से में आगाह कीजिएगा कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।